नमस्कार प्यारे भाई बहनों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मिश्रा 760 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी मैराथन क्लास जिसमें मैंने 3 ऐसे फैक्टों को समाहित किया है जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस, कोहलबर्ग। ऐसा फैक्ट जिसमें 15 मार्क्स आपके 100% पक्के होंगे, ये आपसे वादा है। बस इस फैक्ट को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि पूरे फैक्ट में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो प्रत्येक बार हमारे ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट अभी 2022 से हुआ है, उससे पहले ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता था। तो इसमें सबसे पहले हम जीन पियाजे को देखेंगे। ये सीडीपी के निचोड़ वाले उम्दा सीरीज़ मैराथन क्लास है। इसमें सभी पॉइंट बेहतर हैं, तो यही मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सीडीपी, ईवीएस और जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनके आप तैयारी करने में आपको समस्या होती है, तो वो इस इस चैनल पर अवश्य आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यूपी टेट सीटेट जुलाई 2023। जीन पियाजे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जीन पियाजे का परिचय देखते हैं क्या है। जीन पियाजे जो हैं, इनका जन्म 16 सितंबर 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 16 सितंबर 1980 को हो गई थी। ये स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, जो बाल विकास पर किए गए कार्यों के कारण प्रसिद्ध थे। यानी इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था। एक कापी ले लें और नोट कर लें, आएंगे ज़रूर क्वेश्चन ये वाले। 9 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 16 सितंबर 1980 को हुई है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जो बाल विकास, यानी इन्होंने बाल विकास पर अध्ययन किया और ये बाल विकास के कारण ही प्रसिद्ध थे। देखेंगे इसके आएंगे। ये तो इनका हुआ परिचय। क्या क्या इनके फैक्ट्स हैं इसमें देखेंगे। विशेषज्ञ, जंतु विज्ञान, चिकित्सक और मनोविज्ञान। प्रयोग इन्होंने किस पर किया? अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग करा। ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि ऐसे कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग करा, तो वो थे जीन पियाजे। इनके सहयोगी कौन थे? सहयोगी थे बारवेल इनहेलर, ध्यान रखिए। और इनकी पुस्तक कई बार पूछी गई है, तो पुस्तक भी ध्यान रखो। इनकी प्रमुख पुस्तक थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। ये भी उम्दा क्वेश्चन बनकर तैयार होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। उसके बाद इन्होंने एक बात बोली थी, विकास गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी विकास जो है वो हमारी गर्भावस्था से चलता है, लेकिन संज्ञान विकास जो है शैशवावस्था से प्रारंभ होकर के बराबर ही व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट इनका देखेंगे क्या है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञान विकास को 4 भागों में बांटा। यानी जो विकास संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 भागों में जीन पियाजे ने बांटा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है पेपर में, ध्यान रखिए हर एक बार। संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था पहला पॉइंट है। और उसके बाद है इंद्रिय प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर।
0 से 2 वर्ष, यानी पेपर में पूछा जाता है बच्चे की संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर की आयु क्या है। तो ये ध्यान रखिए 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष पेपर में पूछ लेगा। इंद्रिय गामक प्रेरक अवस्था का आयुकाल क्या है, तो 0 से 2 वर्ष। ऐसा ही नेक्स्ट इसमें पूछता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बोल दे तुमसे पूर्व परिचालन अवस्था। ये पेपर में पूछता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोले, या तो फिर पूछ दे पूर्व परिचालन अवस्था की एज क्या है। तो इसकी एज जो है वो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष इसकी एज है। अगला है इसी के 2 पार्ट कर दिए, जैसे पूछ लेता है, मान लो ये ना पूछा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व परिचालन अवस्था में से, तो फिर पूछेगा पूर्व प्रत्यात्मक काल कौन सा है। तो इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है वो हमारा चलता है 2 से 4 वर्ष तक, और उसके बाद उसके बाद पूछता है इसमें अनंत काल या पूछ दे अनासी काल, ये 4 से 7 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष तक ध्यान रखिए, ये 4 से 7 वर्ष तक होएगा। 2 से 7 वर्ष तक टोटल आयु है, इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है 2 से 4 वर्ष तक है, और उसके बाद 4 से 7 वर्ष तक अनासी काल है। ये ध्यान रखिए, पूछ लेता है पेपर में। अगला इसी के साथ इनकी 2 अवस्थाएं हो गई, एक संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस रूढ़ अवस्था पूछ दे, या सुदृढ़ परिचालन अवस्था, ऐसे पूछता है पेपर में। तो ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलता है। कितनी वर्ष की आयु तक? 7 से 11 वर्ष की आयु तक ये होती है एज, ध्यान रखिए इसमें मिस प्रिंट हुआ है, 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष आयु। पेपर में पूछा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, तो आपको ध्यान रखनी है 7 से 11 वर्ष की आयु। या पूछ ले ठोस संक्रियात्मक अवस्था या रूढ़ संक्रियात्मक अवस्था या सुदृढ़ परिचालन अवस्था, तो आपको ध्यान रखना है 7 से 11 वर्ष। अगला इसी में अमूर्त संक्रिया और मूर्त संक्रियात्मक अभी थर्ड में ही देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखती हों। अब जैसे इसकी बात करें इससे पहले वाले फैक्ट की, तो इसमें भी एक पॉइंट ये समझ लो, ये पेपर में पूछते हैं। इससे पहले वाले फैक्ट की बात करें, जैसे इसमें संवेदी गामक में, इसमें बच्चा जो है इस जन्म लेता है, जन्म से 0 से 2 वर्ष उसकी आयु होती है, यानी उसकी। अब इसमें तो वह संवेदी यानी चीज़ों को कैसे संवेदित करेगा, जैसे उसको मतलब वो चीज़ों को देख सकता है, ना कि कुछ कर प्रतिक्रिया दे सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुंह घुमा सकता है, यानी वो एक तरीके से उसकी आयु क्या होती है, शैशवावस्था के टाइम 0 से 2 वर्ष, यानी तुम समझ लो कि वो अपने हाथ पैर चला सकता है। वो भी शुरुआत के टाइम 0 से 1 वर्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है, 1 वर्ष में खड़ा होने लगता है बच्चा, बस इतना है। और उसके बाद 2 वर्ष तक तो खैर ठीक हो जाता है, लेकिन संवेदी गामक मतलब अपने संवेदों द्वारा, ये सेंसरी मोटर यानी सबसे पहली है जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को मतलब वो चीज़ों को समझ सकता है, बाद बाकी और कुछ नहीं ना। वो कुछ कुछ जो तुम वो इशारा भी करेगा तो तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस ऐसी चीज़ें यानी कुछ चीज़ें, और सबसे पहले बच्चे को जो है प्रकाश दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो और अगली वाली जैसे सेकंड पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें भी 2 से 7 वर्ष की आयु है। तो इसमें क्या होएगा, इसमें बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की आयु में काफ़ी चीज़ें आ तो जाती हैं उसे उसे लेकिन वो चीज़ों को अच्छे से ध्यान में नहीं रख पाता है। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा चीज़ों को समझ लेगा लेकिन ध्यान नहीं रख पाएगा। और ऐसे ही अगला इसमें थर्ड वाला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसमें पूरी तरीके से बच्चा जो है चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है, और उसे याद भी बनी रहती है, यानी सुदृढ़। ये बहुत ही मतलब अच्छी अवस्था है। और इस अगले अगला पॉइंट है इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त में ये तो आपको पता ही होगा, अमूर्त जो है 11 से 15 वर्ष की आयु में,
इन्होंने दिया। तो 11 से 15 वर्ष की आयु में जो है बच्चा पूरी तरीके से वयस्क हो जाता है, और जो है इसको औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। इसमें मनुष्य यानी एक तरीके से कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से जो है युवा अवस्था में पहुंच जाता है, और युवा अवस्था की भी एज यही 12 से 18 वर्ष की होती है, ये ध्यान रखिए। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो कन्फर्म हो ही जाता है। उसके बाद इसी में एक पॉइंट और हम आपको समझाएंगे इस वाले में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है बहुत तेजी से गति करता है, ये ध्यान रखिए। यानी इस अवस्था में जो है बच्चा बहुत तेजी से गति करता है, उसकी बुद्धि एकदम एब्जॉर्ब होती है चीज़ों को समझने के लिए, बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड होता है इस आयु में। उसके बाद अगला वाइगोत्स्की को देखेंगे। वाइगोत्स्की जो हैं कहाँ के वैज्ञानिक हैं बताइए? बहुत सही। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ये ध्यान रखिए, पूछ लेता है पेपर में। वाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम बताओ, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिन्होंने दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटतम विकास का क्षेत्र, ZPD इसे बोलते हैं। अब देखते हैं, इन पर समझते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई। देखेंगे इसी में इनके ये जो हैं एक प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूसी वैज्ञानिक, ये पेपर में पूछ लेता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक हैं, रूसी वैज्ञानिक हैं। अगला देखेंगे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इन्होंने किसका प्रतिपादन किया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। यानी इसको जो है निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में यानी इसका फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पेपर में पूछते हैं ZPD का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलेंगे वाइगोत्स्की ने। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे, यानी आपको याद हो जाना चाहिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कहाँ थे, कहाँ के थे, तो रूस के, यानी रूसी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ? 1896 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1934 में। इन्होंने काहे का सिद्धांत दिया? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ठीक है। अगला देखते हैं, वाइगोत्स्की सीखने के लिए 3 कारकों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, यानी इनके मुख्य जो कारक हैं, इन्होंने सीखने को कितने कारक बताए? 3, ध्यान रखिए। नंबर 1 पहला है सामाजिक कारक, दूसरा है खेल, तीसरा है भाषा। यानी इन्होंने 3 कारक मुख्य माने व्यक्ति के अंदर, सामाजिक कारक, भाषा और खेल। बालक सामाजिक संचरण परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, यानी जो बालक होता है सामाजिक संचरण परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। पेपर में एक चीज़ और बता दें, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वाइगोत्स्की ने काहे का सिद्धांत दिया, तो आपको यदि जैसे मिल जाए संस्कृति कहीं लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में, या संस्कृति या सामाजिक संस्कृति मिल जाए, ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, उन्होंने भाषा को मेन फैक्ट माना है, भाषा को माना है, थोड़ा चिंतन को कम माना, लेकिन भाषा को सबसे पहले इन्होंने पॉइंट रखा। पेपर में सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए, ध्यान रखो, तुरंत आंसर लगा देना, तुरंत सीधा सीधा आपका नंबर पक्का हो जाएगा। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। और थोड़ा पूछते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के अंतर्गत। तो पियाजे ने जो है सबसे पहले चिंतन को, यानी जो व्यक्ति के संज्ञान में होता है उसको माना है, और इन्होंने सबसे पहले भाषा को इम्पोर्टेंस दी है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। विचार यानी चिंतन, विचार और भाषा। तो भाषा जो है वाइगोत्स्की के लिए है। वाइगोत्स्की ने कहा भाषा को पहले समझना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला देखते हैं इसी में। हाँ, इन्होंने बताया पाड़ ढांचा मचान स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होती है? देखो, जिस प्रकार मकान की मरम्मत सजाने आदि में
जिस प्रकार मकान की मरम्मत जो है सजाने आदि में ऊंचाई पर जाने में हमें हमारी मदद कौन करता है? पाड़ करता है। यानी जो हमारी मदद जो है वह पाड़ करता है। उसी प्रकार छात्रों को सीखने की समस्या समाधान में वयस्कों से कुशल लोगों द्वारा दिए जाने वाले जो सहायता होती है, दी जाने वाली क्या चीज़? सहायता। दी जाने वाली जो सहायता होती है वह क्या कहलाती है? स्केप फोल्डिंग कहलाती है। यानी जैसे हम लोग जब मकान अपना बनाते हैं तब हम पाड़ लगाते हैं, ठीक है? तो जो हमारी छत होती है उसके ही नीचे जो पाड़ लगा कर के हम छत का निर्माण करते हैं, वैसे ही यदि जो छोटा बच्चा है अगर वह किसी बड़े व्यक्ति के यानी वयस्क व्यक्ति या कुशल व्यक्ति से अगर हम चीज़ों को जैसे जानते हैं, सीखते हैं, तो उनको अनुभव होता है और हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो यानी वो हमारी सहायता करते हैं। यानी छोटे बच्चे की सहायता करते हैं तो वह छोटा बच्चा धीरे धीरे क्रमिक विकास करके वह अपनी अधिकतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसके बाद जिसकी ये इसी में देखो, जिसकी सहायता से हम कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया, समूह चर्चा आदि सहयोग से बच्चे अधिक मात्रा में और सरलता से सीखते हैं। यानी जब हमें बड़ों का सहयोग मिल जाता है तो हम और अधिक सरलता से चीज़ों को सीख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं इसी में इन्होंने एक बात और कही, प्राइवेट स्पीच या पर्सनल टॉक, यानी व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत वाक। तो इसमें देखेंगे इन्होंने एक पॉइंट और इसी में दिया है प्राइवेट स्पीच को लेकर या पर्सनल टॉक। बच्चे अपने कार्य को करते समय व खेलते समय खुद से बात करते हैं। खुद से बात करते हैं, यहाँ पर अतार्थ है, ध्यान रखना ये गलत है। अतार्थ स्वयं के कार्य को गति देने के लिए बच्चे पर्सनल टॉक का प्रयोग करते हैं। यानी अपने आप वो खुद से ही बात करते हैं। जैसे कभी कभार देखा होगा कि अपने आप जो है वो अपने अब खुद से बात करने लगते हैं मन ही मन में कि हम क्या करें, यानी हम इसको कैसे सॉल्व करें। अगर कोई चीज़ है तो वो खुद से ही बात करने लगते हैं। इसी को पर्सनल टॉक या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अहम केंद्रित बालक जैसे जो होता है, जो खुद से ही बात करता है और वो बच्चा भी बुद्धिशाली होता है, यानी उसकी तीव्र बुद्धि भी होती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आइए बात करते हैं नए फैक्ट पर। लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं इनके बारे में जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं वो हमारे कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये पहले बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के चरण के सिद्धांत दिए, यानी इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया। और इन्होंने अपने कुल 6 चरण दिए थे, ये ध्यान रखिए। और इनका जन्म पूछ देता है तो जन्म ध्यान रखिए, इनका जन्म जो है 25 अक्टूबर 1927 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 19 जनवरी 1987 ईस्वी को हुई। यानी इसके बाद बताएंगे आपको, अगर पेपर में आए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं क्या हैं। तो नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं जो हैं, नैतिक विकास की अवस्थाएं कुल 6 चरणों का वर्णन किया है। यानी इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत में कुल 6 चरण बताए, लेकिन उन्होंने 2-2 चरणों में उप अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनके 3 स्तर बना दिए। यानी कि इन्होंने क्या करा, जो इनकी अवस्थाएं कुल 6 थी, 6 में इन्होंने मतलब 3-3 का डिवाइडेशन कर दिया। जैसे देखते हैं कैसे। पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कॉन्वेंशनल लेवल 0 से 4 वर्ष, यानी ये जो प्री कॉन्वेंशनल लेवल है इसमें 1 के 2 हैं, ये ध्यान रखिए। इसमें 1 के 2 हैं और ये फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल लेवल 0 से 4 वर्ष।
उसके बाद इसी में हमारे दो फैक्ट जुड़ जाते हैं। जैसे पहला है, पहले में 2 और फिर दूसरे में 2 और फिर तीसरे में 2। तो इसमें पहले में पहला आता है, इसका पहला जो है वो है आत्म केंद्रित निर्णय अभिमुखता, यानी आत्म केंद्रित निर्णय अभिमुखता, यानी लेवल ये स्टार्ट होता है यहाँ पे 4 से 6 वर्ष तक। ध्यान रखिए 4 से 10 वर्ष तक, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है। इसमें ये जो एज है, एज जो पूर्व परंपरागत स्तर की है, यानी प्री कॉन्वेंशनल लेवल की 4 से 10 वर्ष है, यानी 4 से 10 वर्ष। इसको 2 टर्मों में डिवाइड किया है। कैसे? तो पहला जो है इसमें, पहला जो है वो 4 से 6 वर्ष तक चलता है। 4 से 6 वर्ष तक आत्म केंद्रित निर्णय अभिमुखता, ये पहला है। इसमें ध्यान रखिए प्री इसमें 4 से 6 वर्ष तक। उसके बाद इसके बाद इसी में दूसरा जो है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ये लिखा नहीं है, ध्यान रखिए। दूसरा जो है वो 6 से 10 वर्ष तक। उसके बाद जैसे आत्म केंद्रित निर्णय अभिमुखता 4 से 6 वर्ष जो है, इसमें क्या होता है, बच्चे को समझ नहीं होती है, अच्छा बुरा सही गलत पसंद नापसंद, इस पर अंतर्भेद करता है। जैसे अच्छा बुरा चीज़ों को समझ पाएगा, सही गलत को नापसंद और पसंद, ये सब 4 से 6 वर्ष की चीज़ें होती हैं। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता ये होती है 6 से 8 वर्ष तक, इसी में 6 से 8 वर्ष तक। और उसके बाद यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता जो होती है, हानि लाभ विनिमय एक्सचेंज ऑफर जिसे बोलते हैं, अदला बदली, 8 से 10 वर्ष तक। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड है जो परंपरागत रूढ़िगत स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल, ये जो है ये भी हमारा परंपरागत स्तर, इसको बोलते हैं लौकिक स्तर या रूढ़िगत स्तर। तो ये हमारा 10 से वो क्या नाम, ये जो है 10 से 13 वर्ष की आयु तक होता है। ये भी 2 प्रकार का है। नंबर 1 परंपरागत परस्पर एकरूप अभिमुखता, जिसमें अच्छा लड़का बनना चाहता है या अच्छी लड़की, स्वीकृति प्राप्त करने की चाहत इसी एज में होती है। तो ये ध्यान रखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनना, यानी बच्चा चाहता है अच्छा लड़की बने और अच्छा लड़का बने। अगला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दूसरा फैक्ट है इसी का, यानी इसमें व्यक्तिगत हानि होने पर हर हाल में समाज के नियमों का पालन होना चाहिए, चाहे हमारी हानि क्यों ना हो जाए, लेकिन समाज के नियमों का बच्चा जो है पालन करता है। ये इसके दोनों फैक्ट हो गए। इसके बाद आता है लास्ट वाला प्रश्न पश्च परंपरागत स्तर, यानी इसको बोलते हैं पश्च लौकिक स्तर या उत्तर लौकिक रूढ़िगत स्तर, यानी यह 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ये ध्यान रखो। इसकी 2 स्टेजें हैं, सामाजिक अनुबंध विधि, समस्त प्रजातांत्रिक, यानी ये सभी जगह, यानी तत्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखना और आम सहमति होनी चाहिए। अगला है इसी में दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यानी जो इसके अनुसार स्वविवेक के आधार पर निर्णय, आंतरिक मानकों के आधार पर निर्णय लेना, यानी जो खुद की इच्छा हो उसके अनुसार और आंतरिक चीज़ों को समझकर उसको निर्वाह करना। यानी सीधी सी बात आप ध्यान रखो, पेपर में पूछा जाए परंपरागत स्तर नैतिक विकास में कोहल वर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर की एज क्या है, तो 4 से 10 वर्ष। और अगर पूछे तुमसे परंपरागत स्तर की एज, तो 10 से 12 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। और पश्च परंपरागत पूछे तो 13 से 16 वर्ष की आयु। ये ध्यान रखो, ठीक है। तो